गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि कई दिनों से क्लास जो हमारी है वो समाज की चल रही है। आज का जो क्लास है वो क्लास यानी समाज की ही क्लास आज भी है। उस क्लास में समाज का पार्ट जो हम 6 भेद देखे थे, उन 6 भेदों को पूर्ण तरीके से पढ़ना है, एक सिस्टम के अनुसार क्या क्या उसमें होती है और क्या क्या नहीं। आइए बिना देर करते हुए चलते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं हम कि अब यही भाव समास किसे कहते हैं। अब पढ़ना है कि उसे बनाने का तरीका क्या क्या है, कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज लगा होगा जिसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि यदि किसी संख्या के बाद नदी का नाम आ जाए तो वह द्विगु समास नहीं होकर अव्ययी समास का भाव होता है। यानी अव्ययी भाव समास होता है। अब इसको हम गौर से समझ ले कि क्या कह रहा है। बस इतनी सी बातें जान लें। बस कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, पंच, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसी कोई संख्या है हमारे पास, कोई भी संख्या होगी, जैसे पंच हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, मतलब कोई भी संख्या हो जहां पे एक नदी का नाम एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी संख्या हो जहां पर नदी का नाम एग्जिस्ट कर सकता है। अगर किसी संख्या के साथ नदी का नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो वह कौन नहीं होगा, तो वह द्विगु समास नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। ये बनेगा क्या? तो ये बनेगा अव्ययी भाव। आधा वो है ये अव्ययी भाव समास। क्या बन जाएगा ये? अव्ययी भाव समास। बहुत ज्यादा हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल क्या देखना है, तो सिर्फ हमें ये पता करना है कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या के बाद किसी नदी का नाम है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पंचगंगा, यानी पंच क्या है? ये संख्या है। ये क्या है? ये हो गया संख्या। पंच क्या हो गया? संख्या। और ये गंगा किसका नाम है? तो ये नदी का नाम है, पंचगंगा हो गया। अब ये यहाँ पे संख्या है, अगर संख्या है तो वो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन संख्या के बाद क्या लग गया है? तो ये लग गया है गंगा, नदी का नाम आ गया है। तब इसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास ना कहकर इसे हम क्या कहेंगे? तो अव्ययी भाव समास कहा जाता है। आइए दूसरे रूप में देखते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि उपसर्ग से निर्मित अधिकतर शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। मतलब अगर कोई शब्द क्या है? उपसर्ग से निर्मित है, उपसर्ग से बन रहा है। कोई शब्द अगर बन रहा है किसे? उपसर्ग से बन रहा है। किससे बन रहा है? अगर कोई शब्द उपसर्ग से बन रहा है। किससे बन रहा है? उपसर्ग से। अगर कोई शब्द उपसर्ग से बन रहा है, यानी उस उपसर्ग से निर्मित हो रहा है, तो अधिकतर शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। अब ये उपसर्ग क्या है? तो हम पहला इसका एक उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे यथा दिया हुआ है, क्या है? यथा। यथा का अर्थ क्या होता है? तो यथा का अर्थ होता है के अनुसार। कोई भी चीजें लिखी जा रही है उसके अनुसार, जैसा या जैसी हो सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण में कुछ चीजें दे दी गई है, आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में दिया हुआ है यथाशक्ति। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। अब वैसे यहाँ पे एथिस्ट। अब एथिस्ट, इसका आप संधि विच्छेद भी बनता है, इसका संधि विच्छेद भी बना सकते हैं। आप पढ़े होंगे पीछे कि इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा। जैसे यथेस्ट लिखा हुआ तो हम इसका क्या लिख देंगे? इसका संधि विच्छेद अगर हम करें, इसकी संधि विच्छेद अगर इसका बनाएंगे हम यथेस्ट का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? संधि विच्छेद इसका बन जाएगा यथा जोड़ इष्ट। क्या बन जाएगा? यथा जोड़ इष्ट। अब इसका जो है मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है इष्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? का मीनिंग हो जाएगा इष्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? तो इष्ट के अनुसार। वैसे ही है यथोचित। क्या लिखा हुआ है? यथोचित। तो इसको मैं कैसे लिखेंगे? तो यथोचित का मतलब होता है जैसा उचित हो। यथोचित। अब यथोचित है यहाँ पे, यथोचित है मतलब यथा जो उचित है, तो उचित आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तो उचित आ रहा है। इसको मैं मिटा दूंगी। क्या आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तो उचित आ रहा है। क्या आ रहा है? उचित।
अब उचित के साथ हम अनुसार तो लगा नहीं सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे लिख दिया गया है शक्ति के अनुसार, वैसे तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं उचित के अनुसार। तो उचित के अनुसार यहाँ ना लिखा करके क्या लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, जैसा, जैसा उचित हो। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसा उचित हो। तो ये एक कॉमन फैक्ट्स है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर दे दिया जाए कि उपसर्ग के अनुसार, उपसर्ग के अनुसार अव्ययी भाव समास किस तरह बनता है। अगर आपको एक उपसर्ग ही दे दिया जाए और कहे इस उपसर्ग के अनुसार अव्ययी भाव को चुने, तो आप कैसे चुनेंगे, तो इस उपसर्ग का मतलब ही होता है के अनुसार, जैसा या जैसी। अब ये सब चीजें जहां पर सेट होती है जिस शब्द के साथ, उसी शब्द के साथ हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। आइए एक दो और देख लेंगे, जगह तो है नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा है, तो उपसर्ग क्या कह रहा है, तो उपसर्ग की बात है। यहाँ पे अगला उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग है यावत। यावत का अर्थ क्या होगा, तक। यावत का अर्थ क्या होगा, तक। तो यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जिस तरीके से दिया है यावत समुद्र, यावत समुद्र दिया है, तो यावत का अर्थ क्या होगा, तो यावत समुद्र का अर्थ हो जाएगा समुद्र, समुद्र तक। उसी तरीके से है याज जीवन, याज जीवन का अर्थ क्या होगा, तो यहां हो जाएगा जीवन तक, जीवन तक। यहां क्या हो जाएगा, यावन, यावन मृत्यु, तो यहां हो जाएगा मृत्यु तक, मृत्यु तक। दूसरा उपसर्ग इसमें क्या कह रहा है, यहां अगला उपसर्ग है अगला उपसर्ग क्या है, आ। क्या है उपसर्ग, आ। तो ये आ का भी अर्थ क्या होगा, तक। आ का भी अर्थ क्या होता है, तक। अब ये सवाल हमें कैसे पूछता है, सबसे बड़ी बात है कि सवाल किस तरीके से हमसे पूछेगा। तो इस सवाल में बात आ रही है कि सवाल पूछेगा कैसे, कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास है, तो जब तक आपको पहचानने नहीं आएगा कि अव्ययी भाव समास कौन कौन है, तब तक ये संभव नहीं है। पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे यह देखा है कि अगर किसी संख्या के साथ, किसी संख्या के साथ, किसी संख्या के साथ अगर नदी का नाम आ जाता है, किसका नाम, नदी का नाम, तब भी ये क्या होगा, तभी ये क्या होगा, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगर उपसर्ग की बात कहे, यहां दिया हुआ उपसर्ग यावत, अगर यावत आ जाए, यावत, यावत का अर्थ हो जाता है सीधे तक। क्या हो जाएगा, ये चीजें आपको पहचाननी होगी। यावत का अर्थ हो जाता है, साफ अर्थ है इसका तक। अगर कह दिया जाए यावत, यावत समुद्र, समुद्र। अब बात आ रही है यावत, जैसे ही यावत आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये सीधे हम देख लेंगे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यावत तक का मतलब क्या है, यावत का मतलब क्या है, यावत समुद्र का मतलब क्या है, समुद्र तक। क्या है, समुद्र तक। क्योंकि यावत का अर्थ क्या होता है, यावत का अर्थ ही तक होता है। यावत का अर्थ क्या होगा, तक होगा। इन चीजों को केवल आपको जानना है, रटने की जरूरत नहीं है। केवल 1 से 2 बार आप इसे समझने की कोशिश करें, ये आपको यही याद हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि यावत का अर्थ क्या होता है, तो यावत का अर्थ तक होता है। यावत क्या है, तो यावत एक उपसर्ग है। यावत क्या होगा, तो यावत एक उपसर्ग है। अगर जिस भी शब्द में यावत लगा हुआ है, यावत लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए दूसरा उपसर्ग देखते हैं। दूसरा उपसर्ग क्या है, तो दूसरा उपसर्ग में यहाँ आ दिया हुआ है। आ क्या है, तो आ का भी अर्थ तक होता है। आ का भी अर्थ क्या होगा, तक होगा। तो यहाँ दिया हुआ है आ जन्म, यानी जन्म तक। कहाँ, आ जन्म, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आ का मतलब होगा तक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जन्म तो जन्म ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जन्म तक। कैसे लिखेंगे इसको, जन्म तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये, तो ये लिखाएगा जन्म तक। क्या हो जाएगा, जन्म तक। जैसे ही जन्म तक आ रहा है, यानी आ जन्म आ रहा है, ये हो जाएगा क्या, कौन सा समास होगा, तो ये अव्ययी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद है आमरण, आमरण यानी मरण तक। उसके बाद है आमृत्यु यानी मृत्यु तक। उसके बाद है आजीवन यानी जीवन तक। जैसे ही आ लग जाए,
आ लग जाए तो आ क्या है, आ एक उपसर्ग है, आ क्या है, आ एक उपसर्ग है, आ का अर्थ तक होता है और ये शब्द कौन सा समास बनेगा, तो ये जो शब्द है वो समास कौन सा बन जाएगा, तो अव्ययी भाव समास बनेगा। इस बात को केवल आप याद रख लें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा परिभाषा नहीं याद रखना है, केवल आपको यही चीजें याद रखना है। जहां लग गया आजीवन, आजीवन यानी जीवन तक, आजीवन जीवन तक, जैसे आजीवन है वैसे ही जैसे आ लग जाएगा वैसे ही इसको हम क्या कहेंगे, वैसे ही वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। आ जहां लग रहा है, चाहे आजीवन हो, आमृत्य हो, आमरण हो, आजन्म हो, ऐसे कोई भी शब्द आएंगे ये क्या कहलाएंगे, तो ये सभी क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। आज का जो क्लास है वो क्या है, तो आज की क्लास भी समास से रिलेटेड है और आज की क्लास क्या है, तत्पुरुष समास। आज क्लास को पढ़ना हमें क्या है, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है तत्पुरुष समास से क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए बिना देर करते हुए चलते अपने क्लास की तरफ। आज का टॉपिक देखेंगे क्या है, आज का टॉपिक हमारा है कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। सबसे पहले कि तत्पुरुष समास की बात हो रही है, तो इस तत्पुरुष समास में क्या है कि यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन, तो तत्पुरुष समास जो है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या है द्विगु समास और दूसरा क्या है कर्मधारय समास। फिर से मैं बोल रही हूं, तत्पुरुष समास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक द्विगु समास और नंबर दो क्या हो जाएगा, तो नंबर दो में आ जाता है, नंबर दो में क्या होगा, तो कर्मधारय समास। नंबर दो में क्या है, तो नंबर दो कर्मधारय समास है। अगला है कि कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर यानी चिन्हों के आधार पर जो है तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होंगे, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होंगे। किसके आधार पर, तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हैं, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या है, तो कारक, पहला कारक क्या हो जाएगा, कर्म, पहला कारक क्या होगा, कर्म, कर्म, और इस कारक का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस कारक का अर्थ होगा को। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा इसका कारक क्या होगा, तो दूसरा चिन्ह क्या होगा, तो ये होगा करण, करण दूसरा कारक हो जाएगा इसका करण। करण का अर्थ क्या हो जाएगा, तो से या के द्वारा, से या के द्वारा। तीसरा हो जाएगा संप्रदाय, संप्रदान, संप्रदान का अर्थ क्या होगा, तो के लिए। उसके बाद चौथा है आपादान, आपादान एक कारक है, आपादान कारक है और इस कारक का अर्थ क्या होगा, तो इस कारक का अर्थ होगा से, आपादान से पढ़े होंगे। उसके बाद है संबंध, संबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, तो का, के, की। अधिकरण, अधिकरण एक कारक है, अधिकरण कारक है, अधिकरण किसका कारक है, तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का कारक जो है वो क्या है, अधिकरण है, अधिकरण है। और अधिकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, में या पर, क्या हो जाएगा, में या पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, में या पर हो जाएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। तत्पुरुष समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला इसका प्रकार क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो क्या कह रहा है कि कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। यानी कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कारक कौन कौन है, तो पहला कारक हो गया कर्म, दूसरा हो गया करण, कारण, कारण, तीसरा हो जाएगा संप्रदान, चौथा हो जाएगा आपादान, पांचवा हो जाएगा संबंध, छठा हो जाएगा अधिकरण। अब इसके अर्थ क्या क्या है, तो कर्म का अर्थ को, कारण का अर्थ से या के द्वारा, संप्रदान का अर्थ के लिए, आपादान का अर्थ हो जाएगा से, संबंध का अर्थ हो जाएगा का, के, की, अधिकरण का अर्थ हो जाएगा में या पर। आइए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। तो तत्पुरुष समास क्या है, कह रहा है कि वह समास जिसमें कर्ता कारक और बोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारकों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। कह रहा है कि चिन्ह क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। ये 6 जो चिन्ह है, ये 6 भी चिन्ह क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, लुप्त हो जाती है। ये लुप्त क्या होगी, 1-2 बना भी लेंगे। ये लुप्त कैसे होती है, तो ये क्या होती है, लुप्त हो जाती है।
और विग्रह करते समय जब इसका हम विग्रह करते हैं, पिछले वीडियोस में यानी पिछले क्लास में जब समास पढ़ाया गया है वहीं पर आपको विग्रह भी पढ़ाया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाएं और विग्रह को देखें कि विग्रह क्या होता है। समास का जब विच्छेदन कर दिया जाता है उसको हम विग्रह कहते हैं। तो बहुत वहां डिटेल्स में है, जाइए और उसे जरूर आप एक बार देख लें। वापस लिखा जाता है मतलब जब हम विग्रह करते हैं यानी उसे तोड़ते हैं, समास को जब हम तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तब उन चिन्हों को क्या करता है, वापस लिख दिया जाता है। और यही जब उन्हें वापस लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या होगा, तो तत्पुरुष समास जो है वह 6 कारक के बीच बनता है, उसमें 6 कारक के लोप होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या इसका उदाहरण क्या है। जैसे मूर्तिकार अगर दे दिया है तो यहाँ क्या होगा, मूर्ति को बनाने वाला, अगर आत्मघाती है तो खुद को मारने वाला यानी आत्महत्या करने वाला। उसके बाद शाकाहारी है तो शाक यानी सब्जी खाने वाला। तो ऐसे ही क्या होगा, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, ये कारक लग रहा है। क्या लग रहा है, ये यहाँ को खाने वाला, यहाँ क्या लग रहा है, कारक लग रहा है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे सेम कारक लगा हुआ है, यहाँ पे सेम क्या है, तो यहाँ पे को लगा हुआ है। को का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो कर्म तत्पुरुष में करते हैं। आगे भी पढ़ेंगे इसे हम। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष के बीच क्या लगता है, कारक लगता है। लेकिन कारक कब लगेगा, बात ये, हम कारक का इस्तेमाल कब करेंगे, क्योंकि समास तो ये है, समास तो हमारा ये है, ये क्या है, ये समास है, ये समास है। अब समास का जब हम विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, जब समास का हम विग्रह करते हैं तब जाकर के हमें उस कारक की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम समास का विग्रह नहीं करते हैं तो उस कारक की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोप होता है, विलुप्त होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। मौजूद होता है, रहता है, लेकिन क्या है, विलुप्त है। उसका कार्य होता है लेकिन वो क्या होगा, विलुप्त होता है। और जब इसको हम विग्रह करते हैं तब जाकर के हम उस कारक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या हो गया, ये विग्रह हो गया, वहां देखेगा नहीं, क्या बताऊं, ये विग्रह हो गया। मतलब ये जब टूट गया है, एक शब्द है, एक शब्द को जब हमने तोड़ दिया तो ये क्या बना है, विग्रह बना है। यहाँ है मूर्तिकार यानी मूर्ति को बनाने वाला। मूर्तिकार क्या होगा, मूर्ति को बनाने वाला। हाँ, तो यहाँ पे को लग रहा है, को क्या है, एक समास है, को क्या है, समास है यानी कारक है। किसका कारक है, तो ये कर्म तत्पुरुष कारक होगा। आइए देखते हैं, स्पष्ट यहाँ है कि तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, पीछे हमने पढ़ा है। पहला क्या है, कर्म। तो कर्म तत्पुरुष समास अभी हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास क्या है। तो कर्म तत्पुरुष समास क्या कहता है, कह रहा है कि यह समास को चिन्ह को के लोप से बनता है। यह समास जो है यानी कर्म तत्पुरुष समास जो है किससे बनेगा, तो को चिन्ह के लोप से। किससे बनेगा, तो को चिन्ह के लोप से। ये याद रखिएगा आप लोग, को चिन्ह के लोप से बनेगा। किससे बनेगा, को चिन्ह के लोप से बनेगा। इसका उदाहरण जैसे हमने देख लिया, क्या है, तो ग्रंथकार। क्या हो जाएगा, ग्रंथकार यानी ग्रंथकार। इस ग्रंथकार का मतलब क्या होगा, तो ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथकार यानी ग्रंथ का मतलब क्या है, पुस्तक तो पुस्तक को लिखने वाला ग्रंथकार कहलाता है। अब जैसे है कलाकार तो चित्र को बनाने वाला, कलाकार यानी चित्र ही बनाएगा कलाकार, तो चित्र को बनाने वाला। तो ऐसे ही शब्द यहाँ इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है करण क्या है, करण तत्पुरुष समास का जो कारक है वो क्या होगा, तो कह रहा है कि यह समास 2 कारक, कितने कारक, तो कह रहा है कि यह समास 2 कारक चिन्हों से, 2 कारक चिन्ह यानी 2 कारक चिन्हों, एक चिन्ह हो जाएगा से और दूसरा चिन्ह हो जाएगा के द्वारा। क्या हो जाएगा, के द्वारा। एक चिन्ह हो जाएगा से, दूसरा चिन्ह हो जाएगा के द्वारा, के लोप से बनता है। अब जैसे हमने यहाँ देख लिया वाल्मीकि रचित। अब इसका क्या बन रहा है, तो इसका विग्रह जो बनेगा, ये क्या बनेगा, तो ये विग्रह है, और ये क्या है, तो ये समास है। विग्रह जब बन रहा है
तो विग्रह क्या कहता है? विग्रह कहता है कि वाल्मीकि के द्वारा रचित, मतलब वाल्मीकि रचित का मतलब क्या होगा? वाल्मीकि रचित का मतलब क्या होगा? तो वाल्मीकि के द्वारा रचित किया गया है, इसे ही हम क्या कहेंगे? तो इसे वाल्मीकि रचित कहते हैं। तो ये हमने दो समास यानी समास के जो दो कारक हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दो कारक हमने देख लिए। पहला क्या है? कर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा? करण। करण। अब देखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे 6 आज कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या कहता है? तो कह रहा है कि इस समास में कारक चिन्ह के लिए क्या चीज है? तो के लिए का लोप होता है, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास में, किसमें? संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या कहता है? इसका कारक चिन्ह क्या होगा? तो के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होगा? तो के लिए, यानी के लिए का लोप होता है इसमें। जैसे इसका हम कैसे, इसका उदाहरण क्या होगा? तो कह रहा है जैसे सत्याग्रह। क्या है? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? तो सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए? सत्य के लिए आग्रह। तो के लिए का इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें? तो संप्रदान तत्पुरुष समास में। और ये क्या है? तो ये विग्रह है, बार बार मैं बता रही हूँ, ये क्या है? विग्रह है। समास इसका कौन हो जाएगा? तो समास ये है सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। उसके बाद है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास में क्या है? तो अपदान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो क्या होगा? तो से होगा। क्या होगा? से होगा। तो उसमें उसका उदाहरण कैसे जाएगा? पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट का, पथ से भ्रष्ट। तो ऐसे ही जहां पर से का इस्तेमाल होता हो कारक के लिए, जहां के लिए का इस्तेमाल होता हो कारक के लिए, और जहां के लिए का इस्तेमाल होता हो कारक के लिए, उसे संप्रदान कहेंगे। जहां से का केवल इस्तेमाल होता हो कारक चिन्ह के लिए, उसे अपदान तत्पुरुष कहेंगे। और जहां पर का, के, की का प्रयोग होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके बाद अधिकरण क्या है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष समास के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो पर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? पर तक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है कि जल समाधि चिन्ह में में और पर दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। में और पर, ये देख रही थी मैं कि कहां पे लिख दी हूं। में और पर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? जल समाधि, तो जल में समाधि, और या कहीं पे पर भी आ सकता है। तो ऐसे कारकों या ऐसे चिन्हों को क्या कहेंगे हम? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब तक के जो है हमारा वो तत्पुरुष समास कंप्लीट हो चुका है। नहीं, समास के जो 6 प्रकार थे उसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कल टॉपिक की तरफ, हमारा आज का टॉपिक है तत्पुरुष समास के प्रकार क्या है, या तत्पुरुष समास के भेद क्या है, कितने होते हैं। सबसे पहला कि तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं या 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे? तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, या तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं ये देख लें। तो सबसे पहला है कि नंबर 1 क्या है? कर्म यानी कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। याद रखेंगे, पहला क्या है? तो कर्म तत्पुरुष समास, और दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या होगा? तो कर्म तत्पुरुष समास, और दूसरा करण तत्पुरुष समास। बात आती है तत्पुरुष की, तो यहाँ कह रहा है कि तत्पुरुष समास का पहला पद, कौन सा पद? तत्पुरुष समास का पहला पद तथा अंतिम पद प्रधान होता है। इस लाइन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सा पद जो है वो प्रधान होगा। तो तत्पुरुष समास का जो है पहला और अंतिम दोनों पद क्या होता है? तो दोनों पद ही क्या होगा? तो प्रधान होगा। ये समास जब स्टार्ट हुआ था तो समास के फर्स्ट क्लास में ही इसको बता दी गई थी कि कौन कौन सा समास, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। लेकिन आज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि उन चीजों को याद रखा जा सके। तो तत्पुरुष समास का पहला और अंतिम दोनों पद ही क्या होता है? तो दोनों पद प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। किसकी? कर्म तत्पुरुष समास की। यानी कर्म तत्पुरुष समास क्या है? तो साफ कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है? को, यानी इसका जो योजक चिन्ह होगा वो क्या होगा? को। तो को होता है। तो इस समास में क्या है? कर्म तत्पुरुष समास में क्या है? ये को जो है छुप जाता है, छिपा होता है। कर्म तत्पुरुष समास में को छिपा होता है। को का इस्तेमाल विग्रह में किया जाता है किसी भी समास में। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि समास है, समास में क्या होता है? तो समास में
जो योजक चिन्ह होता है समास का वो छिप जाता है, लेकिन वही योजक चिन्ह का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो उस योजक चिन्ह का इस्तेमाल हम जा करके विग्रह जब उसको बनाते हैं तब करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास क्या कह रहा है, इस समास में को मतलब ये को जो दिया हुआ है, को चिन्ह लुप्त हो जाता है। पहले आपको मैं बता चुकी हूँ को चिन्ह क्या होता है, यानी चिन्ह को जो है, को जो योजक चिन्ह है वो समास में नहीं होता है। वो कहाँ इस्तेमाल इसका होगा, तो इसका इस्तेमाल विग्रह में होता है। आइए देखते हैं। विग्रह करते समय पुनः लिखा जाता है और विग्रह करते समय से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि समास क्या है। जैसे समास यहाँ लिखा हुआ है गृहागत, गृहागत, गृहागत का मतलब है गृह को आगत, क्या हो जाएगा, गृह को आगत, गृहागत, गृहागत समास है, गृहागत समास है। और ये कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा भाग है या भेद है, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किसका हो रहा है, को का इस्तेमाल हो रहा है। समास पहचानने के लिए हमें योजक चिन्ह को पहचानना जरूरी होगा। उसके बाद है जेब कतरा, मतलब जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, चोर यानी चोर, चोर तो चोरी करने वाला, तो इसमें नहीं आएगा, ये तत्पुरुष समास में नहीं आएगा। उसके बाद है वन गमन, वन को गमन मतलब वन को जाने वाला, वन को गमन, पीड़ा हारी, पीड़ा को हारने वाला, दुख को हारने वाला, ये कौन सा समास होगा, सभी विग्रह में क्या लिखा है, को का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये कौन सा समास कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। कौन सा समास होगा ये, तो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्म तत्पुरुष समास में को विलुप्त होता है और इसको हम कहाँ लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे कहाँ, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, केवल विग्रह में लिखते हैं। अब हमें देखना है तत्पुरुष समास जो है उसका दूसरा भाग यानी दूसरा भेद। तो तत्पुरुष समास का दूसरा भेद क्या है, तो करण तत्पुरुष समास है। पहला भेद हमने क्या देखा, तो पहला भेद क्या था, कर्म तत्पुरुष समास था। दूसरा भेद क्या है, तो दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। दूसरा भेद क्या है, तो दूसरा भेद करण तत्पुरुष समास है। पहला भेद क्या था, तो पहला कर्म तत्पुरुष समास था। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। इसका जो योजक चिन्ह होता है वो से होगा या के द्वारा होगा, या तो से होगा, या तो से होगा या के द्वारा होगा। देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो ये इसमें भी वही बातें हैं कि समास में इस योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है, योजक चिन्ह लुप्त होता है। लेकिन जब इसका विग्रह बनाते हैं तो विग्रह बनाते समय उस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। कह रहा है कि इस समास में, ऐसे इस परिभाषा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये समझ लें कि इसका योजक चिन्ह क्या होता है और योजक चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, विग्रह बनाने में किस तरीके से करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन है आपको खास तौर पर विग्रह दे दिया जाता है और विग्रह के बाद आपसे पूछा जाता है कि इनका समास क्या होगा। अगर आपके सामने में जैसे दे दिया गया है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तुलसी कृत, तो आपको दे दिया जाएगा तुलसी द्वारा कृत, निम्न में से तुलसी द्वारा कृत का समास कौन होगा, तो आपको समास ढूंढ करके लिखना है। ज्यादा टफ क्वेश्चन तो होता नहीं है। तो इस समास में से के द्वारा चिन्ह लुप्त रहता है। विग्रह करते समय वाक्य के अनुसार, इस बात को याद रखिएगा, वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे वाक्य के अनुसार क्यों लिखा गया है, तो इसमें से भी है और के द्वारा भी है, तो दोनों चीज का तो हम इस्तेमाल एक साथ नहीं करेंगे, इसलिए इसको वाक्य के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करेंगे। वो आपके उदाहरण में अभी क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं उदाहरण क्या है। दिया हुआ है कि तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा यानी तुलसी के द्वारा, के लिख देते हैं, तुलसी के द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा। उसके बाद हस्तलिखित, तो हाथ से लिखा या हाथ से लिखित या हस्तलिखित। उसके बाद है रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, किसके द्वारा, रेखा द्वारा, रेखा द्वारा अंकित या रेखा के द्वारा, रेखा द्वारा अंकित। उसके बाद है रतन पीड़ा, तो रत्नों से पीड़ा, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो विग्रह में हो रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, समास में जो दिया गया है इसका इस्तेमाल विग्रह में होगा। और बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, वो छोटा सा नॉर्मल चीज़ें हैं कि केवल आपको उसमें पढ़ना क्या है। तो आप फर्स्ट क्लास इसकी देख लें, वो कंप्लीट हो जाएगा कि कौन से समास का योजक चिन्ह क्या होता है और उसी अनुसार आप क्या कर सकते हैं, तो इसका समास निकाल सकते हैं। या विग्रह आपको दिया है तो समास तक निकाल सकते हैं, या आपको समास दिया है तो आप विग्रह बना सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नए क्लास के साथ। कल जो है समास की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम अगले क्लास की सोचेंगे कि कौन सा टॉपिक्स लिया जाता है। तो कल जो है आपका समास का क्लास पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कल आप वीडियो देखना ना भूले, क्लास में जरूर रहें। कल जो है वो लास्ट क्लास होगी। कभी भी क्लास का फर्स्ट और लास्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने की कोशिश करें।